हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें हमने जीएस के सभी विषय सम्मिलित किए हैं और हिंदी का वेटेज ज़्यादा है, तो हिंदी के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों, ये आपके भूगोल से संबंधित प्रश्न है, भारतीय जलवायु से रिलेटेड। तो ऑप्शन पढ़िए। ए है हवाओं का मौसमी परिवर्तन, बी है वर्ष भर लगातार वर्षा, सी है पवनों की दिशा में परिवर्तन, डी है ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। तो देखिए, जब मानसून दोस्तों आता है तो पवनों की दिशा भारत की तरफ होती है, और जब मानसून जाता है तो पवनों की दिशा विपरीत होती है। और देखिए, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आप मानसून वाले टॉपिक है तो मानसून वाला एग्जाम्पल सोचिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन है अल बरूनी, अल मसूदी, अल अहमदी, इब्न खुरदाद बे। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अल मसूदी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही टेक्निकल है, इसे हम समझेंगे डिटेल में। आपसे पूछा जा रहा है कंठय ध्वनियां कौन सी हैं? ए है क ख, बी है य र, सी है च ज, डी है ट ड़। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क ख। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, याद करने का एक तरीका बताता हूँ, जिससे आप कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतय, ओष्ठ्य, ठीक है, इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आप मेरे साथ ना बिल्कुल एकदम कान और ध्यान दोनों यहाँ पे रखिए। ठीक है, और यहाँ पे समझिए। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये, यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका कंठ। ठीक है, अपने कंठ पे फोकस कीजिए। के मीन्स कंठ। अब यहाँ से हम चलते हैं कहाँ तक? बाहर, बिल्कुल मुख के बाहर, यानी कि होठ तक। ठीक है, तो अब हम क से लेके अंग तक, उसके बाद फिर हम च से य तक, फिर क्या ट से ड़ तक, त से न तक पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे याद करना है। तो देखिए कंठ है। ठीक है, तो जो क वाला सीरीज है आपका वर्णमाला में, ठीक है, क ख ग घ अंग, ठीक है, तो ये कंठ से आ रहा है दोस्तों। पढ़ के देखिए, एकदम सही से उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कंठ के पास से हवा निकल रही है। ठीक है, और वहां पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। तो जब आप उच्चारण करें और कंठ के पास एक्टिविटी ज़्यादा महसूस हो तो वो कंठे होंगी। ठीक है, तो दोस्तों क ख बोलिए तो हो रहा है ना। अब देखिए, हम आते हैं कहाँ पे, थोड़ा आगे तालु पे आते हैं, तो तालु को हम टी से लिख लेते हैं। ठीक है, और जो क वाला सीरीज है, क से लेके अंग्य तक, ठीक है, अब ये जब खत्म हो जाता है तो आपका आता है क्या? च। ठीक है, तो जब आप च बोलते हैं, च वाली जो सीरीज है, ठीक है, वर्णमाला में, तो जब च बोलते हैं तो जीभ देखिए, च बोलते ही जीभ जाके आपके तलवे को क्या कर रही है? टच कर रही है। ठीक है, तो च से इ तक बोलिए, च छ ज झ इ। ठीक है, तो इ बोलते बोलते ना लास्ट में आपका जो जीभ है वो मूर्धन्य के पास में आ जाती है। ठीक है, मूर्धन्य को टच नहीं करती है, लेकिन मूर्धन्य के पास आ जाती है। मूर्धन्य मतलब आपका जो अंदर वाला मसूड़ा है उसका जस्ट मोटा वाला हिस्सा। ठीक है, अब आप आइए मूर्धन्य के पास। हमने कंठ देख लिया, तालव्य देख लिया, मूर्धन्य पे आइए। ठीक है, और जब आप क से अंग तक पढ़ लिए, च से इ तक पढ़ लिए, तो आपका आता है क्या? ट। ठीक है, तो ट वाला आप लाइन पढ़िए। पढ़िए, देखिए कुछ तो प्रतिक्रिया करेगा आपका मुख। देखिए ट ठ ड ढ ड। तो जब आप ये बोलते हैं तो आपको जो जीभ है जाके देखिए टच हो रही है आपके मोटे वाले मसूड़े पे, जिसको मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, तो कभी भूलेंगे नहीं आप। अब देखिए, अब आप आ जाइए दांत पे। ठीक है, मूर्धन्य से अब नीचे उतरेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? दांत। तो दांत को हम यहाँ पे डी से लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करें, आप अब पढ़ेंगे त वाला सीरीज। ठीक है, त थ द ध न। तो जीभ का और दांत के साथ गहरा संबंध हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो आपके वर्ण मिलेंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे दोस्तों? दंतय। ठीक है, अब आपने त से न तक पढ़ लिया, ट से ड़ तक पढ़ लिया, और फिर च से इ तक पढ़ लिया, क से अंग तक। अब आप एक काम करें, प वाला सीरीज पढ़ें। ठीक है,
तो जब आप प बोलते हैं, फ बोलते हैं, तो क्या आपके दोनों होंठ टच हो रहे हैं? प, फ, ब, भ, म, बस याद हो गया, है ना? तो अब कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है? जीवन में नहीं भूलेंगे अगर आपने मेरे साथ इसे तैयार कर लिया। तो देखिए जहाँ पे सीखने जैसी कोई चीज़ होगी तो दोस्तों उसे सीख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? टेस्ट देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं और आप कितना सीख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने बढ़िया चीज़ अगर सीखा है तो वीडियो को जाके तुरंत लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो आप तुरंत जाके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? बताइए। ए है सौ, बी है य, सी है ग, डी है ज। तो दोस्तों नासिक के व्यंजन क्या होता है अभी हम समझेंगे। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है अब मेरी बात ध्यान से सुने, ठीक है? आप इय बोले, इय, ठीक है? तो जब आप इय बोलने जाते हैं ना तो आपके गले को संघर्ष करना पड़ता है ना? संघर्ष करना पड़ रहा है, बोल के देखिए। संघर्ष करने का मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है और जो इसका साउंड है ना थोड़ा नाक से संबंध रखता है, ठीक है? य, तो नाक से ना आप देखेंगे कि हवा निकल रही है उस समय, ठीक है? तो याद रखिएगा। और ये क्या है? नासिक के व्यंजन। और जब ऐसी डिफिकल्टी हो किसी वर्ड के उच्चारण में तो आप समझ लेना वो नासिक के व्यंजन है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। आपको बताना है जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं वो कौन सी हैं। तो ए है ख ग, बी है उ, सी है ऐ औ, डी है श स, ठीक है? तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ख ग, ठीक है? अगर आपको ऐसा भी मिले और आपको ऐसा भी मिले तो ये भी नवीन विकसित ध्वनियां होंगी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम, ठीक है? जो छतरी वाला छ है उसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन्हें पढ़ के बताइए। ए है क, बी है छ, सी है त्र, डी है ज्ञ। तो देखिए दोस्तों जो छ है एक संयुक्त वर्ण है और इसको संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये होता क्या है, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं दो वर्डों से मिलके बनते हैं, ठीक है? तो वैसे जो छतरी वाला छ है वो क और धन पेटखरुआ सौ से मिलके बनता है, ठीक है? और इसमें देखिए जब ये छ बन रहा है तो क पहले आ रही है तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको सीख लिए आप, ठीक है? अब संयुक्त व्यंजन भी जब आएगा तो भी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे जब आप अज्ञ पढ़ते हैं तो अज्ञ का जो मेल है, ठीक है, किन वर्णों से मिलके बनता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? जल्दी से बताइए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें आधा ज प्रयोग होता है, ठीक है? अब आप बताइएगा हमें इसका मेल और कैसे बनता है। अब देखिए दोस्तों आ गए हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पे, ठीक है? तो ऐसे ही प्रश्न आपसे बनेंगे फैक्चुअल। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है, जैसे आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? तो उसमें ना अलग अलग लोग अलग अलग समय काल दिए हुए हैं, ठीक है? तो अलग अलग जैसे मान लीजिए जो पुरातत्व विभाग के थे, ठीक है, जॉन मार्शल हो गए, ठीक है, और कुछ भारतीय लोग भी हो गए, दयाराम साहनी हो गए। इन लोगों ने ना अपनी जानकारी के आधार पर, अपनी विचारों के आधार पर, अपने रिसर्च के आधार पर अलग अलग समय काल निर्धारित कर रखा है, ठीक है? तो इसमें आपको बताना है सर्वाधिक मान्य जो समय काल है वो कौन सी है। तो ए है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य, बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य, सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य, डी है निश्चित नहीं हो सकता है, ठीक है? तो दोस्तों इसमें जब राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर पूछे आपसे प्रश्न कि रेडियो कार्बन मेथड से जो सही वाला ड्यूरेशन है या सही वाला समय काल निर्धारित हुआ है हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है? चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपके किससे है? एंशिएंट हिस्ट्री यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आपसे पूछा जा रहा है जो घोड़े के अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ए है दोस्तों सुरकोतड़ा, बी है वड़ावली, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात के सुरकोतड़ा से, ठीक है? तो आपसे कहीं प्रश्न ये बन जाए कि सुरकोतड़ा को उसके निम्नलिखित में से अपने प्रदेश से मिलाइए, तो सुरकोतड़ा क्या है? एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थली है और गुजरात से संबंधित है और यहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक है? चलें क्वेश्चन नंबर 19 देखें। पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में 750 ईस्वी से
1200 ईस्वी तक का जो समय है वो मुख्यतः माना जाता है। तो बताइए दोस्तों, वो भी कहाँ पे? उत्तर भारत में। ठीक है, तो ए है संक्रमण का काल, बी है राजपूत काल, सी है भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, डी है उपर्युक्त में सभी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजपूत काल। ठीक है, जब उसमें क्या हो, उत्तर भारत के संदर्भ में ये प्रश्न बने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही एक आंसर आपको मिल गया कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किसने लगाया, तो सिंध का विजेता मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अगर आपसे ये भी प्रश्न बन ले निम्नलिखित में से सिंध का विजेता किसे कहते हैं, तो मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन और हो गए, तो ऐसे ही आपको सीखना होता है ना। और यहाँ पे पूछा जा रहा है उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा। ठीक है, तो कर तो लगाया, लेकिन ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से वो कौन सा वर्ग था जिससे इन्होंने टैक्स लिया ही नहीं। ठीक है, तो ए है मुसलमानों को, बी है बौद्धों को, सी है ब्राह्मणों को, डी है निम्न जाति के लोगों को। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनएक्सपेक्टेड यानी कि ब्राह्मणों को। ठीक है, अपना आंसर बताइएगा। इसमें मैं जानना चाहूंगा मैक्सिमम लोग किसके साथ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़िए, ए है पब्लिक सर्विस कमीशन, बी है पील आयोग, सी है हंटर आयोग, डी है साइमन कमीशन। तो दोस्तों हुआ क्या, 1857 की क्रांति हुई, उसमें अंग्रेजों ने मिलके क्या किया, 1857 की क्रांति को दबाया। ठीक है, और दबाने के बाद पुनः जब भारतीयों को लिया जा रहा था सेना में, तो उसके लिए आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो किस प्रांत के लोगों को लेना है। ठीक है, तो इसमें पील आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ए है दादा भाई नौरोजी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है एओ ह्यूम, डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बताइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी कि 12 का डी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन के ये संस्थापक थे। ठीक है, और पहली बार इन्होंने ही डिमांड किया था जो यूपीएससी या फिर जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वो इंग्लैंड में ना होकर कहाँ पे हो, भारत में हो। ठीक है, इंग्लैंड में ना होकर कहाँ पे हो, इंडिया में हो। तो इन्होंने डिमांड किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलें क्वेश्चन नंबर 13 देखें। उम्मीद है कि आप थके नहीं होंगे, है ना। एक बार ये आप ऐसे थम्स अप लगाइए कि आप थके नहीं हैं, क्योंकि अगर आप 13 क्वेश्चन पे थकते हैं ना तो कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो थकना बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, मैं ऐसे ही सरल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था वो कौन था? ठीक है, तो ए है अबुल कलाम आज़ाद, बी है रफ़ी अहमद किदवई, सी है M.A. अंसारी, डी है बदरुद्दीन तैयबसी। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयबसी। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है, आप हमें ये बताएंगे कि जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने थे तो इन्होंने कौन से जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी और वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इतना काम आप कीजिए, तुरंत वीडियो रोकिए, चाहे अपने दिमाग से कीजिए चाहे गूगल से कीजिए, जैसे भी कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में प्रावधान था। तो ये बहुत ही फेमस समझौता है दोस्तों। तो बताइएगा, ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और डी है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, तो दोस्तों इस समझौते में जो हस्ताक्षर हुआ वो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है, लेकिन जो डिमांड थी वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है और ऑप्शन सी और डी एक साथ आते हैं तो कन्फ्यूजन के 100% चांस हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को समझ के जाइएगा। ठीक है, जब आपसे पूछे जो हस्ताक्षरित हुआ, ठीक है, यानी कि जब हस्ताक्षरित शब्द जुड़े तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी आरक्षण दिया गया, उसके साथ ये जो पृथक निर्वाचन की मांग थी भीमराव अंबेडकर जी की उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, और संयुक्त निर्वाचन का क्या किया गया, प्रावधान। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछ ले कि उस समय अंग्रेजी प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो दोस्तों रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा रैमसे और मैकडोनाल्ड तो आपको याद ही होगा, बर्गर खाते हो आप मैकडोनाल्ड का, है ना, तो याद रखिएगा। और इसी 1932 का जो पूना पैक्ट है, इसको कम्युनल अवार्ड के रूप में जानते हैं, ठीक है। कम्युनल पंचाट या फिर सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर पूछ ले कि कम्युनल अवार्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या फिर पूछ ले कि जो अभी हमने क्या बताया, बताइए, सांप्रदायिक पंचाट किससे संबंधित है, तो पूना पैक्ट यानी 1932 से, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रश्न और भी बन सकता है कि पूना पैक्ट में, ठीक है, महात्मा गांधी आमरण अनशन पे जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो वो कौन सा जेल था और कौन सा लोकेशन था, तो पूना में, ठीक है। जेल कौन था बताइए, यारावडू, ठीक है, यारावडू जेल, ठीक है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 15 देखें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दोस्तों ज़्यादा सीरियस नहीं होना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड करने का मतलब है कि आप सीखें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी, ठीक है, पीसीएस, किसी भी राज्य के पीसीएस यूपीएससी के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, बहुत होलिस्टिक अप्रोच में टॉपिक तैयार होनी चाहिए और एक बार में यहाँ पे मान के चलिए कि आपके स्तर का, ठीक है, 4 क्वेश्चन या तो 5 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है, तो पढ़िए सूची 1 को पढ़िए। सूची 1 में है सूरत विभाजन, उसके बाद क्या है सांप्रदायिक अधिनिर्णयन, उसके बाद क्या है सर्वदलीय सम्मेलन, उसके बाद है पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। अब सूची दे में देख लीजिए क्या दिया है, जो वर्ष है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सूरत का विभाजन कब हुआ, तो कोई साल होगा ना, तो ये दिया हुआ है 1929, 1928, 1932। तो इसमें ना एग्जैक्टली आपको मिलाना है कि कौन सी घटना किस वर्ष में हुई दोस्तों, और उसके आधार पे आपको कोड देखना है, ठीक है, किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से तब राइट आंसर चूज करना है। तो देखिए सूरत जो विभाजन है ये 1907 में हुआ था, ठीक है। सूरत विभाजन क्या हुआ था दोस्तों, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें गरम दल और नरम दल के बीच में विवाद हो जाता है, ठीक है। किसके लिए अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो आप उनका नाम तो आपने सुना होगा, कोई घोष करके हैं, ठीक है, रास बिहारी घोष करके हैं, ठीक है। और उनको क्या करते हैं, नरम दल वाले प्रेसिडेंट बना देते हैं और उन्हीं के विरोध में जो गरम दल वाले हैं विद्रोह कर देते हैं और 1907 का क्या हो जाता है बताइए, सूरत स्प्लिट या तो फिर सूरत विभाजन। तो 1907 में ये घटना होती है और तब से क्या होता है दोस्तों, नरम दल अलग गरम दल अलग हो जाता है और बाल गंगाधर तिलक चले जाते हैं जेल में, ठीक है। तो वो कहानी हम हिस्ट्री के क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी टेस्ट देखिए। तो ए का आप 4 देखिए पहले, तो ए का 4 ऑप्शन ए में है और बी में है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। उसके बाद देखिए सांप्रदायिक अधिनिर्णयन, तो अभी हम देख ही रहे थे 1932 में, यानी कि बी का आपका हो जाएगा क्या है, बी का 3। तो बी का 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो अभी राइट आंसर चूज नहीं कर सकते। तो फिर आप देखिए क्या है, सी पे सर्वदलीय सम्मेलन। तो दोस्तों 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन होता है, ठीक है, क्या करने के लिए, भारत में सरकार बनाने के लिए, ठीक है, अंतरिम सरकार बनाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन होता है और अंग्रेज कहते हैं कि आप लोग को लगता है कि शासन चलाना इतना आसान है, तो लीजिए सत्ता संभालिए, ठीक है। तो ये सर्वदलीय सम्मेलन होता है, पार्टियां बनती हैं, ठीक है। और उसके बाद बाकी बातें हम क्लास में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया जाता है दोस्तों, तो ये 1929 में लिया जाता है, ठीक है। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, जो लाहौर अधिवेशन है उसमें क्या करते हैं, 26 जनवरी को स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता घोषित कर देंगे भारत का, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन, नदी पूछ ले तो दोस्तों रावी नदी, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन ना पर्याप्त है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से आपने कम से कम 10-12 क्वेश्चन सीख लिया, राइट, अगर आप ध्यान से हैं तो अब देखिए, अब मिला के देखिए दोस्तों, ठीक है। यानी कि आप डी का 1 मिलाइए और उसके बाद बाकी तो आप मिला ही चुके हैं। तो डी का देखिए कहाँ पे है, डी का 1 यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉलिटी स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, पॉलिटी, राजनैतिक शास्त्र, ठीक है। कितना टाइम हुआ, अच्छा 19 मिनट, ओके।
अब आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान कैसा है। ए है कठोर, बी है लचीला, सी है नहीं कठोर नहीं लचीला, डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। ठीक है, तो बोलते हैं ना पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली क्या है फ्लैक्सिबल। ठीक है, अब क्यों है किस नेचर में है, मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ, क्या पता एग्जाम में पूछ ले वो एग्जांपल। ठीक है, तो देखिए अगर आप बात करें बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि जो क्या है आधारिक संरचना है संविधान का, उसमें क्या संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसमें दोस्तों संशोधन नहीं किया जा सकता, किसमें, बेसिक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, जो भारतीय संविधान है वो कठोर है पार्शियली, इससे यही तो पता चल रहा है ना कि किया ही नहीं जा सकता बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन। ठीक है, और ये निर्धारण इसका सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अगर बाकी अन्य प्रावधानों की बात करें, जैसे फंडामेंटल राइट्स हुए, प्रियम्बल हुए, डीपीएसपी हुए, उसमें कोई भी प्रावधान में अमेंडमेंट हो जाता है बड़ी आसानी से, है ना। लेकिन अगर कोई भी फंडामेंटल राइट में क्या होता है, मौलिक अधिकारों में कोई भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो दोस्तों उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। और वो क्या बताता है, भारतीय संविधान का रिजिडिटी। ठीक है, और बाकियों में संशोधन हो जाता है, इसलिए वो क्या है, भारतीय संविधान का लचीलापन। तो उम्मीद है कि इसके बाद से आप कभी भूलेंगे नहीं और क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, बताइए क्या माना गया है। ए है एक अर्ध संघ, बी है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी है राज्यों का एक यूनियन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपको लल्लू सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन ये यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यों का एक संघ। ठीक है, तो भारत का संविधान भारत को क्या मानता है, राज्यों का एक संघ। तो याद रखिएगा, और संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसको जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। तो ए है प्रस्तावना, बी है मूलाधिकार, सी है नीति निर्देशक तत्व, डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भारतीय संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को माना जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो आपने जान ली। अगर आपसे पूछ ले जो भीमराव अंबेडकर हैं वो किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, तो दोस्तों वो अनुच्छेद हो जाएगा 32। ठीक है, जो 32 अनुच्छेद है 32 नंबर का, तो वो क्या है, भीमराव अंबेडकर के नज़र में भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है, और 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार। क्या है, संवैधानिक उपचार। जैसे मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 19 देखें। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इस पर क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है तो निम्नलिखित में से किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए है फ्रांसीसी की क्रांति, बी है अमेरिकन क्रांति, सी है बालसेविक क्रांति, डी है चीन की क्रांति। तो मेरे दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन की क्रांति से भारत के संविधान की प्रस्तावना पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ऊपर के जो तीनों हैं, ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं 1789 में हुआ, तो ये भी याद रख लीजिएगा, क्या पता मिलाने के लिए दे दे। ठीक है, तो 1789 में होता है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति कैसे प्रभावित करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, वो जान लीजिए। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति से हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द लिए गए। ठीक है, वो कौन कौन से शब्द हैं, पहला तो है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद दूसरा शब्द लिया गया इक्वलिटी। इक्वलिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, समानता। ठीक है, उसके बाद एक शब्द और लिया गया फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी का शब्द अर्थ क्या होता है दोस्तों, बंधुत्व। ठीक है, क्या होता है फ्रेटर्निटी का अर्थ, बंधुत्व। ठीक है, तो ये तीनों शब्द किससे लिए गए थे, फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, अब इसमें अगला देखिए अमेरिकन क्रांति। ठीक है, तो अमेरिकन क्रांति से क्या लिया गया दोस्तों, वैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट तो लिया ही गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बालसेविक क्रांति से क्या लिया गया, तो यानी कि अगर पूछे यूएसएसआर, ठीक है, रिवॉल्यूशन से क्या क्या लिया गया, तो वो भी आपको याद रखना है। वो क्या लिया गया होगा दोस्तों, तो एक तो क्या लिया गया, जो कॉन्सेप्ट होता है सोशल होने का, ठीक है, सामाजिक होने का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो सोशल होने का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया। उसके बाद जो इकोनॉमी और पॉलिटिकल जस्टिस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आर्थिक रूप से जो आपको न्याय मिलनी चाहिए, राजनैतिक रूप से जो न्याय मिलनी चाहिए, ठीक है, तो वो भी कहाँ से लिया गया, बालसेविक क्रांति से, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो राजनैतिक क्या होता है बताइए, राजनैतिक न्याय क्या है बताइए, कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अगर आप एलिजिबल हैं, 25 साल के ऊपर हैं, तो संसद की चुनाव आप लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपको अधिकार मिला हुआ है, तो पॉलिटिकल जस्टिस है ना आपके साथ, तो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ये भी पॉलिटी का है, तो ए है संसदीय प्रणाली, बी है संघीय प्रणाली, सी है मूल अधिकार, डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसदीय जो प्रणाली है अपने वहां भारतीय संविधान में, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, तो बताइए इसमें से कौन सा स्रोत है जहां से भारतीय संविधान का बहुत सारा हिस्सा लिया गया है, ठीक है। तो ए है ब्रिटिश शासन, बी है यूएसए बिल ऑफ राइट्स, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो याद मत रखिए याद रखिएगा और भूलिएगा नहीं, ठीक है, मैं क्या हुआ है, याद मत रखिए टंग स्लिप। और एक काम करें, अभी आप थोड़ा रुकें और पानी पिए, ठीक है, उसके बाद मैं तो हूँ ही, तो पानी पीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुरंत पानी पीजिए क्योंकि आपको थकान सा हो रहा है, ठीक है, आई कैन फील कि आप लोग थक रहे हैं, क्योंकि कब से मैं बोले जा रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ, है ना। चलिए पानी वानी पीजिए जल्दी। और जैसे मैंने बताया था कि आप अब जैसे जिस भी पोजीशन में बैठे होंगे, आप थोड़ा सा कमर की हड्डी को ना सीधी कीजिएगा, ठीक है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा कीजिए, आलस से भगाइए। चलिए ठीक है, अब तैयार हुई तुरंत अगले क्वेश्चन पे बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। तो बताइए, नेम ऑफ दैट आर्टिकल अंडर विच वी कैन इम्पीच द इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है दोस्तों, किसका, भारत के राष्ट्रपति का। तो ए है अनुच्छेद 61, बी है अनुच्छेद 75, सी है अनुच्छेद 76, डी है अनुच्छेद 85, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61 जो है ये सही जवाब है, याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो पॉलिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ए है अनुच्छेद 53, बी है अनुच्छेद 63, सी है अनुच्छेद 76, डी है अनुच्छेद 79, ठीक है। तो क्या लग रहा है दोस्तों, क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 76, ठीक है। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अब आ गए हम हिंदी पे, ठीक है, और हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो अब हिंदी के क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो अब लगातार 10 क्वेश्चन आप हिंदी के करेंगे। तो खर का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। ए है रावण, बी है कुंठित, सी है गधा, डी है मूर्ख। तो दोस्तों आपका जो खास दोस्त है, अब उसके नाम में क्या जोड़ेंगे आप, खर, ठीक है। तो खर का अर्थ होता है गधा याद रखिएगा, आप जोड़ लीजिए, ठीक है। और अब अगले को जब गधा बोलना हो, ठीक है, तो उसके नाम में खर या तो पहले लगा लें या तो फिर बाद में, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बोलूँ वैशाख नंदन, ठीक है, तो कैसी फीलिंग आ रही है बताइए। अगर मैं आपको बोलता हूँ हे वैशाख नंदन, ठीक है, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, उम्मीद है बहुत अच्छी आ रही होगी, आ रही है ना लेकिन वैशाख नंदन गधे का पर्यायवाची है, ठीक है। तो वैशाख नंदन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गधा। उम्मीद है कि इसमें कुछ आपको अच्छा मिला होगा चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए,
अनंत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ए है निस्सीम, बी है भगवान, सी है शेषनाग, डी है बंधन। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निस्सीम, ठीक है। तो अनंत का जो पर्यायवाची शब्द है वो है निस्सीम। भगवान अनंत है, शेषनाग ये अनंत अनंत ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है निस्सीम क्या है, अनंत का पर्यायवाची है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। ए है शार्दुल, बी है अहि, सी है हिरण, डी है कुरंग, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो है शार्दुल, ठीक है। और भारतीय क्रिकेट में एक प्लेयर है शार्दुल ठाकुर, है ना। तो याद रखिएगा और मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि शार्दुल का जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जरूर जाके सर्च करके बताएंगे मुझे, है ना। वैसे आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर शार्दुल नाम का प्राणी न हो हमारे पर्यावरण में, ठीक है, तो इकोसिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। जो फूड चेन है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप हमें जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जानवी का पर्यायवाची शब्द है। तो ए है संसार, बी है जानने वाली, सी है सुरसरी और डी है जहन्नुम, ठीक है। तो जानवी का, अब देखो जानवी का पर्यायवाची जहन्नुम तो नहीं हो सकता, क्योंकि जानवी एक एक्ट्रेस आप जानते ही होंगे, अर्जुन कपूर की जो बहन है, ठीक है। तो अब जहन्नुम थोड़ी ना कोई अपने बेटी का नाम रखेगा, है ना। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सुरसुरी, ठीक है। सुरसुरी नहीं है, सुसरी, ठीक है। अब सुसरी का अर्थ क्या होता है आप मुझे इसका भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है जब मैं आपको बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, तो आप या तो आपको पता होगा, ठीक है, तो आप तुरंत बता देंगे। अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, तुरंत जाएंगे गूगल ब्राउज करेंगे, ठीक है। तो जब गूगल ब्राउज करते हैं आप, एक बारी जब आप सर्च करके पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, तो वो 60% वहीं तैयार हो जाता है, क्योंकि उस समय ना आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो 200% होता है, ठीक है। इंटेंसली जाके आप सर्च करते हो, ठीक है, और उसके बारे में डिटेल आता है तो आप पढ़ते हो, ठीक है, वो नहीं भूलता है। आप ऐसा करके देखना, ठीक है। तो जो काम जिस टाइम करना है उसी टाइम फुल इंटेंशन के साथ करते हो, तो वो अच्छा खासा आपको क्या देके जाता है, बताइए, ये भी बताइए आपको क्या देके जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आलोक का विलोम शब्द है। तो ए है अद्भुत, बी है अज्ञात, सी है अंधकार, डी है रात्रि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आलोक का, है ना, आलोक है, आलोक परलोक। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलोक का विलोम है रात्रि, ठीक है। तो आलोक का पर्यायवाची अब तो आपको पता ही चल गया होगा, आलोक, दैट इज आलोक, दैट इज नॉट आलोक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, रिक्त स्थान में प्रयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति, ठीक है। अब संपन्न व्यक्ति, यहाँ पे संपन्न व्यक्ति का जो संपन्न शब्द है उसका विलोम आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन में विलोम पूछने वाला सिस्टम ना अब खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब घुमा के प्रश्न बन रहा है, तो आप बताएंगे इसको, ठीक है। तो संपन्न का विलोम इसमें दे रहा है आसन, बी है विपन्न, सी है निष्पन्न, डी है विषह, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि निष्पन्न जाके बहुत लोगों ने ट्रिक किया होगा जो गलत होगा, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है विपन्न, ठीक है, ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विपन्न, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 30 देखें, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, कीजिए जल्दी से। ए है उन्नति, उन्नत नहीं लिखा हुआ है, ए है उन्नति लिखा हुआ है, ठीक है। बी है उन्नति और सी है उन्नति, डी है उन्नति, ठीक है। तो मिल गया होगा, है ना। जब आप उच्चारण सही से करते हैं तो आंसर आपको पता चल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन्नति, ठीक है। चलें अब आप क्वेश्चन नंबर 31 देखें, शुद्ध वर्तनी इसमें भी बतानी है। ए है सृष्टि, बी है सृष्टि, सी है सृष्टि, डी है सृष्टि। तो बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है 31 नंबर का। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि सृष्टि, ठीक है। तो याद रखिएगा, है ना, आसपास में जरूर कोई सृष्टि होंगी, तो उन्हें जाके देखिएगा उनका नाम कैसे लिखती हैं वो। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अब शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, ठीक है। तो ए है मृत्युंजय, बी है मित क्या है मृत्युंजय, ठीक है, मृत्यंजय, ठीक है, सी है मृत्युंजय, डी है
मृत्युंजय। तो वैसे ही पता चल जा रहा है कि इसका सही क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय। ठीक है, तो एक बारी आप मृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। मृत्युंजय मंत्र किसने लिखा है बताइए, रावण ने, है ना, तो पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वस्तु स्थान भाव या विचार की द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ घोतक लिखा हुआ है, दैट इज द्योतक। ठीक है, द्योतक शब्द को क्या कहते हैं बताइए। ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण, डी है विशेष्य। तो बताइए, वस्तु स्थान भाव व विचार के द्योतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, जैसे यह वह इधर उधर, है ना, बोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, सर्वनाम। ठीक है, और विशेषण तो मैं बता ही चुका हूं, जब किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम का कोई शब्द विशेषता बताए तो विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जो विशेषण होता है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम दयालु शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है, अगर किसी के लिए किसी इंसान के नाम के साथ दयालु ऐड करते हैं तो इंसान जो चीज प्रकट करता है, ठीक है, जैसे मान लो दया की भाव प्रकट करता है, तो इसमें दया क्या हो जाता है दोस्तों, विशेष से। ठीक है, हो गया रिविजन। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए। ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है भाववाचक, डी है द्रव्यवाचक। तो दोस्तों यहाँ पे स्त्रीत्व पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये भाववाचक क्या है, संज्ञा है। ठीक है, स्त्री पूछता तो क्या हो जाता दोस्तों, जातिवाचक। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। चलें क्वेश्चन नंबर 35 देखें, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग, है ना। चलिए, ए है सूर्यानी, बी है सूर्या, सी है सूर्यागी, डी है सूर्यो। तो दोस्तों देखिए, हमारा इंटेंशन है सीखना। ठीक है, आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो हम सीख लिए, बात खत्म। तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो है सूर्या। क्या है, सूर्या। तो अब लोग क्या कहते हैं, वो सूर्या भाई। तो याद रखिएगा, सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो क्या है, सूर्या। ठीक है, अब इसको ना मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, अगर आपने महाभारत देखा हो, ठीक है, तो वहां पे एक शब्द प्रयोग होता है आर्य। ठीक है, क्या होता है, आर्य। ठीक है, और वहां पे कन्याओं के लिए एक शब्द प्रयोग होता है आर्या। ठीक है, आर्या। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और साउथ की एक मूवी है, वो भी क्या है, उसका नाम है आर्या। ठीक है वो पुरुष का नाम, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है बताइए। कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम बोले तो पता ही है ना, दक्षिण पश्चिमी मानसून से किस राज्य में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो आज ही हमने काफ़ी वर्षा करवाए हैं। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे नहीं होती है। ये अगर हमारा क्या है, दक्षिण भारत है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही अजीब बन रहा है क्या, चलें काम चलाने लायक समझ लें। ठीक है, तो ए है राजस्थान में, बी है तमिलनाडु में, सी है कर्नाटक में, डी है पंजाब में। तो पूछ रहा है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, तो राइट आंसर है तमिलनाडु। अब क्यों बताइए, क्यों, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो दो ब्रांचेज कटती हैं, और एक ब्रांच बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, और यहाँ तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी वाले ब्रांच से वर्षा होती है, और जो मुख्य ब्रांच है दक्षिण पश्चिम का, ठीक है, तो उससे वर्षा नहीं होती है, तो याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दीजिए। उम्मीद है इसका जवाब सभी लोग दे पाएंगे, है ना। ए है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है गोवा, डी है केरल। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। डेट भी बता रखा है 3 जून। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो बताइए, देश यानी हमारा भारत। ठीक है, और भारत के किस शहर में, किस राज्य में, ठीक है, यहाँ पे राज्य दिया हुआ है, तो राज्य बताइएगा कि बंगाल की खाड़ी से एक ब्रांच आती है और एक अरब सागर साइड से जो हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ब्रांच आती है। ठीक है, तो दोनों से वर्षा प्राप्त होता है दोस्तों।
तो ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। ठीक है, याद रखना है। और पंजाब में ठंडी के दिनों में क्या होती है, वर्षा होती है, वो पछुआ विक्षोभ की वजह से। ठीक है, पछुआ विक्षोभ से रिलेटेड क्वेश्चन ऐड किया है, अभी आगे समझेंगे। अब आपसे वही प्रश्न पूछ रहा है जो मैंने बता रखा है ना, पूछा हुआ प्रश्न है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली जो तड़ित झंझाएं होती हैं, यानी बिजली तड़कने की, हवाओं के साथ गरजने की, जो मतलब आता है एक मूव, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो बताइए। ए है नॉर्वेस्टर्स, बी है नॉर ईस्टर्स, सी है ईस्ट वेस्टर्स, डी है साउथ ईस्टर्स। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वेस्टर्स। ठीक है, और ये क्लास में मैंने डिस्कस किया था, उम्मीद है कि आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस महीने में। तो ए है जनवरी फरवरी में, बी है जून और सितंबर में, सी है मार्च मई में, डी है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें कंफ्यूजन होने की चांसेस अधिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, जहाँ पे मैंने ये लाइन खींच रखी है। तो यहाँ पे बताइए, जब रिट्रीट मानसून जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फंस जाता है पर्वतों पे और खूब वर्षा करता है। और जो रिट्रीट मानसून का समय काल है वो है अक्टूबर से, बताइए, नवंबर। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में तमिलनाडु वाले कोस्ट पे खूब बारिश होती है। ठीक है, कोरोमंडल वाले तट पर खूब बारिश होती है। तो हमें इस क्वेश्चन को याद रखना है। अब एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कि अब 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हिम्मत रखिएगा। ठीक है, हिम्मत टूटना ना। देखो ये 50 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा डेली का सेशन होता है 50 मिनट 1 घंटे, तो ये भी हो जाएंगे। ठीक है, सोना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो बताइए कहाँ पे, अगर हम बात करें, ये है भारत का कौन सा प्रदेश, उत्तर पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, ये कौन सा हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो ये है स्थानीय झंझावत, बी है लौटता मानसून, सी है पश्चिमी विक्षोभ, डी है पूर्वी विक्षोभ। तो दोस्तों ये है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से दोस्तों क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, समझना। ठीक है, जो आपका भूमध्य सागर है, कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। ठीक है, तो वहाँ से पानी चुरा के हवाएं उठती हैं। ठीक है, और ऊपर ऊपर जब आती हैं, ठीक है, तो क्या होता है रास्ते में, ब्लैक सी। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, ब्लैक सी जिसको काला सागर बोलते हैं, कैस्पियन सी। ठीक है, तो भूमध्य सागर, ब्लैक सी, कैस्पियन सी से पानी चुराते हुए ये हवाएं आती हैं, और जो आपका भारत का नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पे ठंडी के दिनों में, ठीक है, शीतकालीन मौसम में क्या करती हैं, बारिश करती हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है। तो बताइए, ए है पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र और मेघालय। ठीक है, बी है मध्य प्रदेश तथा बिहार, उसके बाद सी है उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, डी है आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। ठीक है, विदर्भ मैं बोल रहा हूँ दैट इज विदर्भ। ठीक है, तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में, ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि मेघालय का वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो ए है केरल तथा मध्य प्रदेश, बी है मेघालय तथा राजस्थान, सी है असम तथा राजस्थान, डी है केरल तथा राजस्थान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे कम वर्षा और सबसे अधिक, तो सबसे अधिक पहले होगा, यानी कि मेघालय में सबसे अधिक होता है, मेघालय की चेरापूंजी के मानसीराम ग्राम में। ठीक है, और राजस्थान में सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ रखा है उनसे तो क्वेश्चन बनेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है,
तो देखिए, ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है बताइए? वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था को भी, ठीक है, दोनों को सपोर्ट किया जाए। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी इंसान एक राज्य में या एक समाज में बहुत अधिक धनी ना हो जाए, ठीक है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट ना हो जाए, ठीक है, सबके पास समान धन की क्या करता है, आशा करता है, ठीक है। कौन सा विचार? साम्यवादी विचार, ठीक है, उम्मीद है याद होगा। और जो पूंजीवादी विचार होता है, जैसे अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, तो अमेरिका में क्या होता है, पूंजीपतियों को प्रमोट करती है सरकार, क्योंकि वहां से टैक्स अच्छा खासा आता है और वो स्वतंत्र रूप से आगे काम करते हैं, इसलिए विश्व में सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में उभर के आते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, एलन मस्क किसी पहचान का मोहताज है क्या? उसको कौन नहीं जानता, ठीक है। तो बताइएगा कहाँ से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है, ठीक है। तो बताइए, हमारा जो ग्रॉस जीडीपी है, ठीक है, उसमें या तो फिर आप बोल लें जो नेट नेशनल इनकम है, ठीक है, तो उसमें कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, जो सबसे अधिक योगदान देता है? तो ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र, डी है सार्वजनिक क्षेत्र। तो मेरे दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या तो तृतीयक सेक्टर, ठीक है। अब ये होता क्या है वो थोड़ा सा सरल शब्दों में समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसान ना हो, ठीक है, बस इस नज़रिए से याद कर लेना इसको, ठीक है, अगर किसान ना हो तो क्या हमें भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, याद हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे। अब मुझे एक बात बताओ, आपने भोजन कर लिया, ठीक है, और आपके पास मोबाइल अभी है नहीं, तो आपको आपके घर से जाना है एक निश्चित दूरी पे मोबाइल खरीदने, ठीक है। यानी कि मोबाइल क्या करता है, सेवा के लिए होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बाइक किसी का मांगेंगे, ठीक है, और बाइक को कहाँ पे बनाई जाएगी, फैक्ट्रियों में, ठीक है, कहाँ पे, फैक्ट्रियों में, ठीक है। तो फैक्ट्री में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो बाइक आएगी, फिर आप उस पर बैठोगे, फिर जाओगे मोबाइल खरीदने, ठीक है, और मोबाइल को भी फैक्ट्री में ही बनाया जाएगा। लेकिन जो मोबाइल से आप बात करोगे, ठीक है, जो जैसे मान लो आपने फ़ोन किया, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक सेवा दे रहा है, ठीक है। तो याद रखना, जो बनने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है, चाहे आप किसी फैक्ट्री में बिस्कुट बना के खाइए, ठीक है, या फिर किसी इंडस्ट्री में कोई कार का प्रोडक्शन कीजिए, ये दोस्तों होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और ये आता है द्वितीयक सेक्टर में। अब हम बात करें तृतीयक सेक्टर क्या होता है, तो जैसे आप क्या करते हो, फ़ोन से पूछ लेते हो ना, और मोबाइल से ही देख लेते हो, ठीक है, किसी को पेमेंट करना है तो आप क्या करते हो, गूगल पे कर देते हो, कोई बात हुई तो फ़ोन से बात कर लिया, ठीक है। तो जो इसको रेगुलेट करते हैं, इन सारी क्रियाकलाप जो संभव हो पा रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई कुछ काम तो कर रहा होगा, नेटवर्क ठीक कर रहा होगा बैठ के, कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी तो फ़ोन से बात करके सेवा दे रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा है जीडीपी में, लगभग दोस्तों 60% का योगदान है, तो याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद एक फोर्थ सेक्टर होता है, ठीक है, जिसमें 3D प्रिंटिंग वाली चीज़ें आती हैं, जिसमें सेवा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो 4D, ठीक है, क्या होता है, फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। चले 5 क्वेश्चन और हैं, उन्हें देखें। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है बताइए? क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो दोस्तों ए है मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, बी है घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी है केवल निर्यात होता है, डी न तो निर्यात होता है न तो आयात होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस अर्थव्यवस्था को हम क्लोज्ड इकोनॉमी या तो फिर बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, न तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश क्या करता है, कुछ खरीदता है न ही बेचता है, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, या फिर बंद अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, अगर वर्तमान में पूछ ले कि इसके मतलब कौन सा देश है जो इसका नेचर अभी भी लेके चल रहा है, तो वो है ब्राजील, ठीक है। कौन सा देश है दोस्तों, ब्राजील,
ठीक है। तो ब्राज़ील का रवैया अभी भी यही है कि वो बहुत कम क्या करता है, दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है, ठीक है। इम्पोर्ट का मतलब आयात, ठीक है। और याद रखिएगा, अब यहाँ पे देखिए एक शब्द और आ रखा है, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी जब आ रखा है तो इसमें भारत में ना 1991 से पहले भारत भी क्लोज्ड इकोनॉमी था, ठीक है। लेकिन जब एलपीजी रिफॉर्म आता है दोस्तों, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब आता है तो भारत को चाहिए होता है फॉरेक्स, यानी कि विदेशी रुपए, ठीक है। विदेशी पैसा बोलिए, रुपया मत बोलिए, मतलब विदेशी करेंसी चाहिए होता है, ठीक है। और भारत के पास विदेशी करेंसी बचा नहीं होता है तो भारत जाता है आईएमएफ के पास और वर्ल्ड बैंक के पास। तो क्या कहते हैं सर कि ये काम करो, हम तो तुम्हें दे देंगे पैसे, फॉरेक्स दे देंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा भाई, तुम अपनी अर्थव्यवस्था को खोलो, वहां पे अन्य देशों को भी आने दो, ठीक है। अपने देश में अन्य देशों को भी आने दो और तुम भी जाओ, ठीक है। तो 1991 के बाद से भारत क्या हो गई, ग्लोबल इकोनॉमी हो गई, ठीक है। एलपीजी में जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, ये है साइंस का क्वेश्चन, यानी कि फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स से भी रिलेट करके मैंने क्वेश्चन बनाया, बायो का भी क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास मात्र 4 क्वेश्चन है, अब उन चारों क्वेश्चन में आप देखें। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, बिल्कुल बना है। ये क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? ए है परमाणु, बी है न्यूट्रॉन, सी है पॉजिट्रॉन, डी है फोटॉन। तो दोस्तों ये होता है फोटॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब तो हम करीब में हैं 50 क्वेश्चन के, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, बताइए। जो प्रकाश है उसका जो क्या है, विद्युत चुंबकीय स्वरूप है प्रकाश का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूल इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। या तो फिर क्या बोल देते हैं, ड्यूअलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो हिंसनबर्ग, ठीक है, इनका जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नियम कानून या फिर इनका सिद्धांत तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ए है स्नेल, बी है न्यूटन, सी है मैक्सवेल, डी है यंग। तो दोस्तों यंग ने बताया था प्रकाश का, क्या बताया था, विद्युत चुंबकीय स्वरूप, ठीक है, इसने खोज करी थी, ठीक है। जब खोज करेगा तभी तो बताएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखें। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। सांस ले लीजिए अगर थक गए हैं तो, है ना। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी की फर्स्ट यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। तो सेल नाम दिया किसने, ए है फ्लेमिंगो, फ्लेमिंग है, बी है न्यूवेनहॉक और सी है रॉबर्ट हुक, डी है ब्राउन। तो 49 का दोस्तों राइट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन से पहले पता है ना फीडबैक देना, और आलस बिल्कुल मत किया कीजिए आप लोग हमसे जुड़ने में, ठीक है। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए लेके आते हैं, है ना। 50वां देखिए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, ठीक है। अब सोच के देखिए, आपके बॉडी में कोशिका तो है लेकिन उसमें राइबोसोम नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा बॉडी के साथ, ठीक है। तो ए है श्वसन नहीं होगा, बी है उत्सर्जन नहीं होगा, सी है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, डी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, वो नहीं होगा, ठीक है। और राइबोसोम का एक सबसे महत्वपूर्ण काम आप जान लीजिए आज के बाद, ठीक है। अगर राइबोसोम आपके ना सेल में ना हो, ठीक है, सेल के जो द्रव होते हैं उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। अगर ये ना हो दोस्तों ना, तो जो आपका चेहरा आपके मम्मी पापा पे मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप मोटी मोटा समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसमें राइबोसोम क्या करता है, जैसे जो जेनेटिक पैटर्न होता है, जैसे मान लो जो भी ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा, है ना, स्पर्म, एग, जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रॉय, ये सब डेवलप होता है। तो मान लो दोनों जो मदर और फादर हैं, ठीक है, उनका जो अंश है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके सेल में वो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और वही जब कोई नया बच्चा बनता है, ठीक है, तो जो इसमें आपने देखा राइबोसोम, वो उन गुणों को पहचानती है, ठीक है, जो अनुवांशिक लक्षण हैं, जो बातें हैं, उनको क्या करती है, पहचानती है, ठीक है। जो आकृति है, ठीक है, जैसे आपके पापा का, आपके मम्मी का जो चेहरा है, उसको पहचानती है राइबोसोम। और
उस प्रकार का आपका फेस हो, उस प्रकार का आपका बर्ताव हो, ठीक है, उसके लिए क्या करती है, उस प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करती है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे और मुझे ये तो पता है कि आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे ये सेशन अब कंप्लीट होता है और कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, ठीक है। लाइव चैट ठीक है, लेकिन आप एक काम करें, जब सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, तो आपने जितना अटेंड किया है, जितना करेक्ट जितना इनकरेक्ट, वो ऐसे आप लिख लें। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन में आपने 45 करेक्ट किया, तो 45, ठीक है, यहाँ पे स्लैश लगाइए, आउट ऑफ 50, ठीक है। आपसे अगर 50 में 50 हुए तो 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। लेकिन आपको गलत चीज़ नहीं बतानी है, ठीक है। आपको ईमानदारी से बताना है कि 35 करेक्ट हुए या फिर 20 करेक्ट हुए, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप खुद को तो एक्सेप्ट करोगे ना। जब खुद को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ अभी कमी है, तभी तो उसकी भरपाई करोगे ना, और नहीं किया तो मतलब समझ लो, है ना। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे हम अगले सेशन में और तब तक के लिए नमस्कार। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।